इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका इतिहास 100 सालों से भी पुराना है। कांग्रेस भारतीय राजनीति का वो स्तंभ है जिसका वजूद आज खतरे में है। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सफर की शुरुआत ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 से हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, एसएन बैनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशॉ वाचा और महादेव रानाडे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। अब ये धारणा उन एक्सपर्ट्स के मन में क्यों आई है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस का पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज उस समय के बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नलिस्ट और लॉयर्स शामिल हुए थे। इसके बाद अर्ली 90s, स्पेशली आफ्टर 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, कांग्रेस ने इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन अभी भी कांग्रेस को भारतीय राजनीतिक धरा पर स्थापित होने में समय था। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सन 1947 में आजाद भारत के साथ कांग्रेस के पॉलिटिकल सफर की भी शुरुआत होने वाली थी, जिनमें इनका सबसे पहला पड़ाव था आजाद भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ, यानी कि 1952 के जनरल इलेक्शंस। ये इलेक्शंस कांग्रेस के लिए भी पहले इलेक्शन थे, जिनमें कांग्रेस के अलावा 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। इन 53 पॉलिटिकल पार्टीज में 14 पार्टीज तो नेशनल पार्टीज थी, और जब इन इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वही हुआ जिसकी सबने उम्मीद की थी। कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र के पहले आम चुनाव में 364 सीट्स जीत चुकी थी। और सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स ही नहीं, कांग्रेस ने इसी दौरान हुए स्टेट्स इलेक्शन में भी जीत हासिल कर ली थी। कांग्रेस की इस सोशल सेकुलरिज्म वाली आइडियोलॉजी ने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। यहीं से कांग्रेस के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1952 में जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज जैसे कि प्लानिंग कमीशन और मिक्स्ड इकोनॉमी सेक्युलर स्टेट से लोगों के बीच में खूब चर्चा बटोरी। इसी का असर था कि 1952 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को एक डोमिनेटिंग पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था। सेंटर और स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से कांग्रेस मोनोपोलिस्टिकली पॉलिसीज बनाती और उनको इम्प्लीमेंट करती, जिस वजह से स्टेट्स और सेंटर में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। लेकिन 1962 में चाइना के हाथों मिली हार की वजह से नेहरू और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरने लगा। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, इसीलिए 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। अब इस सिचुएशन को काउंटर करते हुए उन्होंने एक कामराज प्लान तैयार किया, जिसमें 12 सीनियर लीडर्स को अपनी अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर पार्टी के बेसिक वर्क पर फोकस करना था। पर इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक स्तंभ थे, इसलिए कांग्रेस के अंदर भी अब बिखराव देखने को मिलने लगा था, यानी कांग्रेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। पर यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ कांग्रेस की कुर्सी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि देश की राजनीति भी ये जानना चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देश की बागडोर को संभालने के लिए दो नाम सामने आए, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अपने गुड पॉलिटिकल जजमेंट की वजह से के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री बना दिया। ये फैसला कांग्रेस के हित में साबित हुआ और इसी बीच हुई पाकिस्तान से जंग और लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। पर सन 1966 में ताशकंद में हुई लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत ने एक बार फिर से देश की राजनीति और कांग्रेस को वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने उभरना शुरू किया था। एक बार फिर से इंटरनल पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया था और एक बार फिर से के कामराज ने मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को द मोस्ट पावरफुल एंड द कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, जिस फैसले से पार्टी के कुछ कन्वेंशनल राजनेता नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ अपने खुद की पार्टीज बनाना शुरू कर दिया। ये पार्टीज मोस्टली रीजनल पार्टीज थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए। उन्होंने पार्टी के अंदर ही एक लेफ्ट ग्रुप की स्थापना की, क्योंकि 1967 में हुए चुनावों में कांग्रेस उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जिसकी सबने उम्मीद की थी। इसलिए अब इंदिरा गांधी के फैसले सख्त और उनकी सोच पर ही सीमित हो गए। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इंदिरा गांधी ने नीलम संजीवन रेड्डी की जगह वीवी गिरी का नाम प्रस्तावित किया, जबकि उन्होंने
सभी पार्टी मेंबर्स के विरुद्ध जाकर बैंक नेशनलाइजेशन जैसे अहम फैसले को भी हरी झंडी दे दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि ईयर 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पर चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इलेक्शन कमीशन ने भी इन दोनों पार्टियों को मान्यता दे दी। ओरिजिनल सिंबल मिला कांग्रेस ओ यानी कि ओल्ड कांग्रेस को, जिसमें दिग्गज बचे के कामराज, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा और एस के पाटिल। ये सब मिलकर भी इंदिरा गांधी की कांग्रेस पर पकड़ को कमजोर नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी को 705 में से 446 मेंबर्स का सपोर्ट मिला, जबकि ओल्ड कांग्रेस ये सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रही। ये साल अब 1971 है, जहां इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि कांग्रेस के असली उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ही हैं, जिसकी पुष्टि 1971 के मिड टर्म इलेक्शंस ने कर दी, जिसमें कांग्रेस की सफलता ने सबको हिला कर रख दिया। इंदिरा गांधी अपनी राजनीतिक विरासत को बखूबी निभा रही थी, लेकिन इससे पहले उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनकी राजनीतिक धरा को कमजोर करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी को 12 जून 1975 को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का दोषी पाया गया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि जेपी नारायण मूवमेंट कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों की जड़ों को हिला चुके थे। इसीलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये इमरजेंसी 22 महीनों तक चली। अब था साल 1977, जहां छोटी रीजनल पार्टीज भी अब काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन इन सब का कांग्रेस का अकेले सामना करना अभी नामुमकिन था। इसीलिए कोएलिशन ऑफ पार्टीज की वजह से कांग्रेस 1977 के आम चुनावों को हार गई। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब रही। जनता पार्टी भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखने वाली थी। जनता पार्टी को साथ मिला कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का। लेकिन जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार यानी एंटी इंदिरा अलायंस जल्द ही सत्ता से बाहर हो गया। पर इससे पहले 1978 में इंदिरा गांधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग हो चुकी थी और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया कांग्रेस आई। कांग्रेस आई में आई इंदिरा गांधी को सिंबलाइज करता था। 1980 में हुए इलेक्शन में कांग्रेस आई की जोरदार वापसी ने सबको बता दिया था कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। इंदिरा गांधी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट हो चुकी थी, जबकि 1980 जनरल इलेक्शन के दौरान कांग्रेस आई को इलेक्शन कमीशन से भी ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई थी। लेकिन 1984 में हुए इंदिरा गांधी असैसिनेशन ने पूरे देश और कांग्रेस की कमेटी को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में ताजपोशी होना लाजमी था। इसीलिए कांग्रेस आई को राजीव गांधी के रूप में उनका नया उत्तराधिकारी मिला। सबको लगा था कि कांग्रेस का यहाँ से डाउनफॉल होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी के अंदर का वंशवाद अब बाहर आ चुका था। लेकिन सहानुभूति की बनी इस लहर की वजह से देश ने राजीव गांधी और उनकी सोच को सराकों पर बैठा दिया था। देखने से ऐसा लगने लगा था कि शायद कांग्रेस के इस किले को भेदना अब आम पार्टियों के बस में नहीं था। लेकिन यहीं से कांग्रेस की राह कठिन होना शुरू हो गई थी। भारत की राजनीति अब इवॉल्व हो रही थी। क्षेत्रीय दलों की पकड़ और मजबूत हो गई थी, जिन्होंने कांग्रेस की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी पार्टी का उदय हो चुका था जिसका भविष्य राजीव गांधी भी भांप चुके थे। लेकिन 1992 में हुए उनके असैसिनेशन ने कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से कांग्रेस की राह और कठिन होती चली गई। इस फेज में भारत ने कई नए प्रधानमंत्री को देखा, जहां 1996 में कांग्रेस आई दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस में तब्दील हो गई। कांग्रेस को सोनिया गांधी के रूप में एक नया लीडर और नई ऊर्जा मिली। वैसे तो ये कांग्रेस के डाउनफॉल की शुरुआत थी, जिसको देशवासियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का कमबैक अभी होना बाकी था। लेकिन उससे पहले 1998 में सोनिया गांधी को इस डूबते हुए जहाज का सरदार बनाया गया। उनका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कांग्रेस साल 2004 में सरकार बनाने में कामयाब हुई। लोगों ने एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की इस डूबती कश्ती को सोनिया गांधी के रूप में सहारा मिल गया था, जिनके पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही कांग्रेस को डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा जाना शुरू हो गया था, जो एक हद तक लाजमी भी था।
पर गौर करने वाली बात तो ये है कि क्या ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो 1885 में बनी थी, या फिर ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस का एक रूपांतरण है। सोनिया गांधी के बाद उनके पुत्र राहुल गांधी भी कांग्रेस को वही खोया हुआ मुकाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या 2024 में वो सफल हो पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।